हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, ये सीरीज़ आपके लिए स्पेशली चलाई गई है ताकि आप इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स कवर कर पाओ। तो आपने नॉर्मली अगर मेंस के मॉक दिए होंगे तो आपको पता होगा कि कम से कम है जो 3 पैसेज आपके वहाँ पे आते हैं और ईच पैसेज आपका कम से कम 5 से 7 नंबर का होता है। तो अगर इंग्लिश के सेक्शन में सिर्फ आप पैसेज भी अटेंड करके आओ तो आपका आराम से है जो 20 के आसपास स्कोर हो सकता है, अगर आप उनकी ढंग से प्रैक्टिस करके जाते हो तो। साथ ही एरर के क्वेश्चन भी आते हैं आपके कम से कम 5। तो अगर इन दोनों सेक्शन आप ध्यान देते हो तो मैक्सिमम स्कोर आपका हो पाता है। और साथ में मिसलेनियस सीरीज़ तो आपकी चल ही रही है। तो बस कहने का यही मतलब है कि ये सीरीज़ है जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा अगर आप प्री और मेंस देने जाते हो उनके लिए। तो इसके हमने 3 पार्ट कर दिए हैं। उम्मीद है आपने उनको देख लिया होगा और वहाँ से आपने कवर कर दिया होगा जो हमने एरर और पैसेज करवाए थे। तो आज इसका पार्ट नंबर 4 है। तो अगर फ्यूचर में इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। साथ ही आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमने है जो अपना टेलीग्राम चैनल यहाँ पे बना दिया है, तो आप जाके जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स है और जो क्लास के आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन है वहाँ पे शेयर करता हूँ मैं, तो आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, जो आपकी सजेशंस है, वो सारे आपको मिल पाएंगे। तो आज ही ज्वाइन करना है, लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप कर सकते हैं टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं कांस्टेंट लर्निंग 99। तो कांस्टेंट लर्निंग 99 ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल है, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। तो इसमें मैं पीडीएफ्स है और क्लास के जो नोटिफिकेशन है वो शेयर करता हूँ ताकि आपकी क्लास भी मिस नहीं हो और जो सेशन के पीडीएफ है वहाँ से आपको मिल जाए तो आप बाद में उनको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, वही आपके पहले 5 क्वेश्चन है जो आपके एरर के हैं। तो यहाँ पे समझते हैं अपन एरर कहाँ पे क्या है और कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अपन रीड करते हैं, जो इजराइल इमीडिएट कंसर्न इज द मॉरल इक्विलेंस द प्रोसिक्यूटर हैज़ मेड इन लेवलिंग चार्जेस ऑफ वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमनिटी अगेंस्ट बोथ द नेशनल लीडरशिप ऑफ ए डेमोक्रेसी एंड एन आर्म्ड ग्रुप डेट वांट टू डिस्ट्रॉय इट। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो देखिए, इन एरर को करने से ये आपकी जो लैंग्वेज है ये है जो आपकी एडिटोरियल की लैंग्वेज है, जो जिस दिन की न्यूज़ होती है वहीं से आपके यहाँ पे ये बनते हैं। तो आपको इनको रीड करना है ताकि आपकी न्यूज़ भी कवर हो जाए और जो एग्ज़ाम में जो आपकी लैंग्वेज आती है वो भी आपको पता रहे कि किस तरह की आपकी लैंग्वेज आती है, जो आपके लगभग मेंस में आती है या जो आपके पैसेज में आती है एडिटोरियल में, तो यही लैंग्वेज आती है। और टॉपिक भी वही आते हैं जो अभी करंट में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है पुराना आ जाता है, तो ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पे जो इजराइल की जो इमीडिएट कंसर्न है, यानी कि जो अभी चल रही जो चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, इज द मॉरल इक्विलेंस। ठीक है, तो वो क्या है आपका यहाँ पे जो मॉरल इक्विलेंस है, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, द प्रोसिक्यूटर हैज़ मेड इन लिविंग चार्जेस ऑफ वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमनिटी। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपका यहाँ पे लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के राष्ट्रीय नेतृत्व, यानी कि वहाँ पे क्या करना है, इसको उसका नेतृत्व करना है आपको यहाँ पे। ठीक है ना। और क्या करना है यहाँ पे, इसे नष्ट करने की चाह रखने वाले एक सशस्त्र समूह, यानी कि यहाँ पे एक आपका बोला गया है आर्म्ड ग्रुप। ठीक है ना। तो वो है जो दोनों के विरुद्ध युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप लगाते हुए नैतिक समानता स्थापित की है। तो यानी कि यहाँ पे इजराइल ने चिंताएं जताई है कि एक आपका आर्म्ड ग्रुप है वो क्या करता है, वो यहाँ पे आपका क्या करता है, नेशनल लीडरशिप ऑफ डेमोक्रेसी, इसको या तो क्या करता है सपोर्ट करता है या फिर इसको क्या करता है बर्बाद करना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपकी मानवता क्या हो रही है, खतरे में हो रही है। तो इसी के लिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने नैतिक समानता यहाँ पे क्या की है, स्थापना की है। मॉरल इक्विलेंस यहाँ पे क्या किया है, उसको यहाँ पे स्थापना की है, उसको यहाँ पे रखा है। तो ये बात थी यहाँ पे। अब समझते हैं यहाँ पे कि आपका एरर क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखिए आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, एन आर्म्ड ग्रुप है। एन आर्म्ड ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक कोई आपका यहाँ पे हथियारों वाला ग्रुप है। आर्म्ड का मतलब क्या होता है, वेपन्स वाला।
तो एक ग्रुप की बात की गई है यहाँ पे, तो ये है आपका नाउन, ठीक है, सब्जेक्ट है। तो इसका अपने को वर्ब चाहिए, और इसका वर्ब कहाँ है, देखिए ये बैठा है वांट, पर ये तो सिंगुलर है, तो अपने को इसकी वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे वांट की जगह आपका सिंगुलर होगा तो क्या होगा, वांट्स होगा, ठीक है। तो वांट की जगह क्या होगा, वांट्स होगा। तो इसलिए आपका एरर किस में बनेगा, ऑप्शन नंबर डी में बनेगा आपका यहाँ पे। तो कुछ आपका ऑप्शन नंबर 4 है जो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे, द ECI इज assuming a false party between legitimate debates on policies that impact various social groups differently and an insightful of xenophobia for social polarization। अब यहाँ पे बोला जो ECI है, अब उसने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे डिबेट्स छिड़ गई है, बहस छिड़ गई है, किसके लिए, जो यहाँ पे झूठी इक्वल करने वाली जो पॉलिसीज़ है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, वो मान रहा है। यहाँ पे इसे क्या कर रहा है, एज्यूम कर रहा है, वो मान रहा है कि ए फॉल्स पार्टी बिटवीन, ठीक है ना, लेजिटिमेट डिबेट्स ऑन पॉलिसीज़। तो एक झूठी आपकी जो पॉलिसियाँ है उनको क्या करता है, समानता मान रहा है। अब ये क्या है, जो आपके इम्पैक्ट वेरियस सोशल ग्रुप डिफरेंटली, अब जो आपके अलग अलग सोशल ग्रुप है उनको अलग अलग तरीके से क्या कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है, और साथ में क्या कर रही है, इंसाइटफुल ऑफ जीनोफोबिया, ठीक है ना, और साथ ही क्या कर रही है आपका यहाँ पे जो सामाजिक समूह है, सोशल पोलराइजेशन है यहाँ पे, जो सामाजिक ध्रुवीकरण है उसको, विदेशी द्वेष को बढ़ावा दे रही है। अब पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है आपका, जो सोशल ग्रुप है उनको क्या करना है आपका यहाँ पे दूर दूर कर देना है, ठीक है ना। कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से बंटवारा होने की बात हो रही है कि लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपका अलग अलग मतभेद हो रहे हैं, उनके बीच में डिबेट हो रही है इन सोशल ग्रुप को लेकर, ठीक है ना। और ये सारे आपके जितने भी सोशल ग्रुप है, यानी कि अलग अलग समाज है, अलग अलग लोग हैं, उनके ऊपर अलग अलग प्रभाव डाल रहे हैं, इस बारे में आपकी बात की गई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से रीड करो तो यहाँ पे एन आर्टिकल है, आपको हमेशा पता होना चाहिए कभी भी आपका ए, एन या द, तो आर्टिकल आता है तो वो हमेशा अपने साथ में क्या लेता है, आपका नाउन लेता है। तो आर्टिकल के बाद में हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनसाइडफुल देखें तो इनसाइडफुल क्या है, एक आपका एडजेक्टिव है, और अपने को तो यहाँ पे क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो इनसाइडफुल को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नाउन बनाना पड़ेगा। तो इनसाइडफुल का आपका नाउन क्या होता है, इसका नाउन होता है आपका इंसाइटमेंट। तो इसकी जगह आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, इंसाइटमेंट आना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल के बाद में हमेशा आपको क्या लगाना है, यहाँ पे नाउन लगाना है इसके लिए। पर ये तो आपका क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसलिए एरर वापस किससे बनेगा, आपका डी में बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द एप्लीकेशन फॉर वारंट्स विच विल बी डिसाइडेड बाय ए प्री ट्रायल चेंबर ऑफ ICC जजेस। तो यहाँ पे बोला है कि जो वारंट के लिए आपने यहाँ पे क्या क्या एप्लीकेशन डाली है, आवेदन किया है, जिस पर ICC जो जजेस है उनके प्री ट्रायल के लिए यहाँ पे आपको एक चैम्बर, उसका क्या है, उस चैम्बर द्वारा यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक जज का आपका यहाँ पे क्या बैठा है, टीम बैठा है, ICC जजेस है उसका टीम है। तो प्री ट्रायल चैम्बर में क्या करेगा, आपको यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा आपके जो एप्लीकेशन वारंट्स हैं उनके ऊपर। विल नेचुरली हैव ए ग्रेटर इम्पैक्टेड ऑन इजराइल दैन ऑन द नॉन स्टेट ग्रुप। अब यहाँ पे बोला है कि जो क्या करेगा आपका नेचुरली एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, किसके ऊपर, तो जो यहाँ पे आपके नॉन स्टेट ग्रुप है, जो गैर राज्य समूह हैं, उनकी तुलना में यहाँ पे इजराइल के ऊपर क्या करेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। तो ये बात की गई है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका इम्पैक्ट है कैसा है, ग्रेटर, ए ग्रेटर इम्पैक्ट। तो देखिए ए आया है, अब ए के बाद में तो क्या चाहिए आपको, नाउन चाहिए, पर ए के बाद में आपका ग्रेटर है, तो नाउन को एम्फेसाइज करने वाला वो क्या होता है आपका यहाँ पे, वो होता है आपका एडजेक्टिव। तो ग्रेटर है जो आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ग्रेटर आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ए आपका क्या है, आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद में नाउन चाहिए, पर नाउन से पहले उसको आपका एम्फेसाइज करने वाला, मॉडिफाई करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ए के बाद में एडजेक्टिव आ गया है, अब एडजेक्टिव के बाद में क्या आएगा आपका, नाउन आएगा, पर इम्पैक्टेड तो क्या है आपका, पर इम्पैक्टेड तो आपका वर्ब है, तो अपने को तो वर्ब नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो इसके लिए इम्पैक्टेड की जगह अपने को नाउन लाना है, और
इसकी जगह आपको इम्पैक्टेड की जगह क्या लिखना पड़ेगा, इम्पैक्ट लिखना पड़ेगा। तो इम्पैक्ट क्या होता है आपका, यहाँ पे नाउन होता है और ये क्या है, आपकी वर्ब है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बोला था कि ए अपने बाद में हमेशा क्या लेता है, नाउन लेता है, पर नाउन को एम्फेसाइज करने वाला वो तो उसके पहले आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। इसके बाद में आपका क्या आएगा, नाउन आएगा। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। अगर ए के बाद में अगर सीधा चाहिए तो क्या आएगा, आपका नाउन आएगा। और नाउन का अगर एडजेक्टिव है तो वो भले उससे पहले आ सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मिस्टेक नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इम्पैक्ट आएगा। तो एरर किस में बनेगा, अगेन आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोर्थ वाला आपका क्या रहेगा, उसमें एरर रहेगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो देखिए यहाँ पे, ऑन फरवरी 15 द कोर्ट डिक्लेयर्ड इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि 15 फरवरी को जो कोर्ट ने है, जो यहाँ पे आपके चुनावी बॉन्ड थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जो चुनाव में बॉन्ड देता है। अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो तो उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड का आपका कॉन्सेप्ट है, कौन जारी करता है, एसबीआई जारी करता है आपका सिर्फ। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका करंट का, जीके का, ठीक है ना। तो वो उनको क्या कर दिया है यहाँ पे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया है यहाँ पे, स्टेटिंग दैट द राइट टू नो सुपरसेड्स एनोनिमिटी। अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका यहाँ पे एक कानून है, द राइट टू नो यानी कि जानने का अधिकार है, उससे क्या करता है, वो अधिकार गुमनामी से अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब अपन क्या लेते हैं, किसी को इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं तो उसमें हम अपना नाम नहीं बताते हैं, ठीक है ना। तो इससे अपन क्या करते हैं, बेनाम किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर देते हैं, अपन डोनेट कर देते हैं पैसे, और अपना नाम वहाँ पे डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो इस तरीके से क्या रहता है कि यहाँ पे जो पार्टी है उनका नाम हिडन रहता है। तो इसी में क्या होती है, समस्या होती है। तो यही देखते हुए यहाँ पे क्या किया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन आपका यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कर दिया है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखिए सारा डिक्लेयर्ड इलेक्ट्रल बॉन्ड, अब देखिए 15 फरवरी है, 15 फरवरी का मतलब क्या होता है, समय आपका चला गया, पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, एकदम सही है, क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम में आपका हमेशा सिंपल पास्ट टेंस काम में लिया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, एकदम सही है। और यहाँ पे आपका कोई भी है जो मिस्टेक नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका सेंटेंस है ये क्या है, नो एरर है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 5 रहेगा। तो आज ही आपको एक टास्क करना है, यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर देना इलेक्ट्रल बॉन्ड, और उसका कॉन्सेप्ट पूरा समझना है कि क्या होता है, कौन जारी करता है, कितने दिन के लिए वैलिड रहता है, कब चालू होता है, कौन से महीने में, कौन कौन ले सकता है, कितना कम से कम प्राइस होता है मिनिमम, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड करते हो और इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मूव करते हैं अपन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आपका, तो 5 में क्या बोला है, reinforcing its independence should be a priority for all stakeholders in Indian democracy। यहाँ पे बोला है कि जो इंडियन डेमोक्रेसी में जो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, स्वतंत्रता को यहाँ पे क्या करना है, आपको रीइंफोर्सिंग करना। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, रीइंफोर्सिंग करने का मतलब है वापस उसको मजबूत करना, सुदृढ़ करना है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है ना, तो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्राथमिकता देनी पड़ेगी, यहाँ पे पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज एंड जुडिशरी, ठीक है ना। जो विशेषकर है किन के लिए है, यहाँ पे ये राजनीतिक दल आपके पॉलिटिकल पार्टी है, और जो आपके यहाँ पे जुडिशरी है यानी कि न्यायपालिका है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उनको विशेष यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उनको यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, उनको फ्री करना पड़ेगा, आज़ाद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखिए, अगर किसी नाउन को मॉडिफाई करना है तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या आता है आपका, अभी अपन ने 2 क्वेश्चन में पढ़ा है, एडजेक्टिव आता है। उसी तरह अगर कोई वर्ब है तो वर्ब को अगर मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे वर्ब एडवर्ब क्या आएगा, आपका एडवर्ब आएगा। तो वर्ब से एडवर्ब याद रहेगा आपका, और जो नाउन को करेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो वर्ब को हमेशा अपन एम्फेसाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं तो हमेशा एडवर्ब आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुल मिला के ऐसे करते हैं, किसी वर्ब की स्पेशल कोई इन्फॉर्मेशन है या उसकी बारे में कुछ आपको जानकारी देते हैं तो वो क्या होता है, वो वर्ड होता है आपका एडवर्ब होता है। अब यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, तो यहाँ पे बात की गई है आपकी बी की,
किसकी बात की गई? बी। बी क्या है आपकी? वर्ब है, ठीक है ना। तो बी वर्ब है, तो उसको एम्फेसाइज करने के लिए आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आपका आना चाहिए, आपका एडवर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एडवर्ब। तो देखिए, बी ए प्रायोरिटी फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन इंडियन डेमोक्रेसी। फिर क्या बोला है? यही वर्ब फॉलो कर रहा है, कौन कर रहा है? ये वाला, कि बी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज एंड द जुडिशरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो ये बी है, इसको मॉडिफाई करने का काम करेगा कौन? करेगा? एडवर्ब करेगा, ठीक है ना। तो एडवर्ब करेगा तो पर्टिकुलर क्या है आपका? तो पर्टिकुलर तो आपका एडजेक्टिव है। क्या आपको यहाँ पे कोई नाउन दिख रहा है? ठीक है ना, यहाँ पे कोई आपका नाउन नहीं है। तो यहाँ पे ये वर्ब आया है, ये आपका एडजेक्टिव है, किसके लिए आया है? बी के लिए आया है। तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई करना है तो ये करेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए? आपको यहाँ पे एडवर्ब चाहिए। और नॉर्मली मैक्सिमम केस में एडवर्ब कैसे बनता है? पीछे एल वाई लगा हुए आप वहाँ पे पहचान जाओगे। तो मैक्सिमम केस बोल रहा हूँ, हर केस में नहीं। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे अपन? पर्टिकुलरली करेंगे। तो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर की जगह क्या आएगा? पर्टिकुलरली आएगा। तो ये क्या है आपका? यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो किस में एरर है आपका? सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका आज के जो एरर के 5 क्वेश्चन थे। उम्मीद है यहाँ से आपको समझ में आया होगा। अब अपन मूव करते हैं आज का जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो तो थोड़ा लेंथी है, थोड़ा पेशेंस रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा लेंथी है, आराम से समझना है। और मेंस में ऐसे ही आपके बड़े बड़े आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। छोटा आएगा तो टफ आएगा, ठीक है ना, लैंग्वेज उसकी बहुत ज़्यादा टफ आएगी। और बड़ा आएगा तो लेंथी आएगा, मतलब क्या, उसको पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। तो इस तरह का होगा। तो यहाँ पे पहले अपन देख लेते हैं वापस कोई वॉकेब के आपके ईडीएम के क्वेश्चन है तो उनको कर देते हैं। फिर बाद में अपन ये जो क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये ढूंढना है आपको। तो ये तो पैसेज रीड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा फॉल्स है, इसके लिए भी आपको रीड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कैन बी, कहीं पे भी आपको कैन बी आ जाए तो समझ लेना है इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है। और इन्फरेंस बेस्ड का मतलब है कि पैसेज को रीड करके आपको वहाँ पे अपनी सोच बनानी है और उसके हिसाब से कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो जब इस क्वेश्चन पे आएंगे उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे किस तरह से आपको यहाँ पे अपनी सोच को डेवलप करना है। आगे देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे बोला है कि सिनोनिम फाइंड करना है लर्ज का। तो पहले अपन यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये जो सेंटेंस आपको दे रखा है ये आपकी हेल्प के लिए है कि आप इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है तो देखिए, एज रिन्यूएबल्स कंट्रीब्यूट मोर एंड मोर टू चाइनाज ग्रिड, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो चाइना का ग्रिड है उसमें आपका जो रिन्यूएबल है आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, योगदान बढ़ाता जा रहा है। यहाँ पे द कंट्री इज सीकिंग वे टू एंश्योर दैट फ्लक्चुएशन इन विंड एंड सोलर आउटपुट डोंट लीव द ग्रिड इन द लर्च। और एक तरह से आपका ईडीएम भी है, ठीक है ना। तो इसलिए देश को यह सुनिश्चित यानी कि यह क्या करना है, पक्का करना है यहाँ पे के तरीके खोज रहा है कि जो यहाँ पे आपका सोलार और जो विंड है वहाँ से आप जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हो उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं उनके कारण ग्रिड पर कोई भी आपका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लर्च, सबसे पहले आपका वर्ड क्या है, लर्च, द ग्रिड इन लर्च। तो एक ईडियम था आपका लिव इन लर्च। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी समस्या में छोड़ना या किसी भी सडन मूवमेंट में छोड़ना। अचानक से कोई घटना हो जाती है, ठीक है ना, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें क्या कर देना, ठीक है ना, तो उसमें मूवमेंट करना है, सडन मूवमेंट, ये क्या होता है आपका लर्च होता है। तो सडन मूवमेंट ये आपका क्या होता है, लर्च होता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या फाइंड करना, आपको सिनोनिम फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मीनिंग है। सबसे पहला वर्ड आपका सेवी। सेवी का मतलब होता है कोई चीज़ आपकी आगे या पीछे मूव कर रही है या क्या करे, स्विंग करे। स्विंग का मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमना। तो या तो आगे पीछे मूव करना या स्विंग करना। स्विंग का मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमना, ठीक है ना, स्विंग ये हो सकता है या आगे पीछे घूमना। एक्कोलेड, एक्कोलेड का मतलब क्या होता है, किसी ने कोई अचीवमेंट प्राप्त की है, ठीक है ना, किसी ने कोई अचीवमेंट प्राप्त की है तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हो। तो एक्कोलेड का मतलब क्या होता है, प्रेज़ करना, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना किसी अचीवमेंट के लिए। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपकी अस्तित्व में होती है, ठीक है ना। अस्तित्व का मतलब क्या होता है, अभी है प्रेजेंट में। तो कोई फैक्ट और स्टेट, कोई फैक्ट और स्टेट जो अभी क्या है, जो प्रेजेंट है अभी,
जो अभी प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं अपन, एग्जिस्टेंट बोलते हैं। और पीक का मतलब क्या होता है, पीक का मतलब होता है किसी चीज़ का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। जैसे आप किसी माउंटेन पे चढ़ते हो तो उसका ये जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। तो पीक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। तो किसी का भी जो सबसे टॉप नोच पॉइंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। अब चाहे वो आपका करियर का हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट का हो, ठीक है ना, तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो लर्ज का मतलब होता है सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट क्या होता है, जो अचानक से मूवमेंट होता है, ठीक है ना, वही। तो मूवमेंट की बात की गई है तो मूवमेंट वाला एक ही वर्ड आपका यहाँ पे सेव है। तारीफ की बात की नहीं गई है यहाँ पे, प्रेजेंट अस्तित्व की बात नहीं की गई है, ना ही किसी का टॉप मोस्ट पॉइंट की बात की गई है। तो लर्ज का मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट होता है। अब चाहे मूवमेंट वो आगे पीछे हो या फिर क्या हो, आपका गोल गोल घूमने वाला मूवमेंट हो। तो पहले का आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते थे, इसको टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आगे। अब अपन मूव करते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए इसमें क्या बोला है आपको, तो इसमें बोला है आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो पहले तो सिनोनिम फाइंड किया था, अब यहाँ पे अपन फाइंड करेंगे एंटोनिम। किसका करना है, प्रॉन का। तो पहले सेंटेंस को समझ लेते हैं, विदाउट द रिजर्ववेयर। अब रिजर्ववेयर क्या होता है, जो आपका जहाँ पे पानी स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं। तो पावर जनरेशन इज डिपेंडेंट ऑन सीजनल वाटर फ्लोज बट is less environmentally damaging and less prone to catastrophic failures in technically active zones like the Himalayas। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपके यहाँ पे जो पानी के जो सोर्सेस है, जो जलाशय है जहाँ पे अपन पानी को रिस्टोर करते हैं, तो जो आपका यहाँ पे पावर जनरेशन है यानी कि जो आप बिजली उत्पादन करते हैं वो मौसमी यानी कि जो सीजनल आपका वाटर फ्लोज होता है, ठीक है ना, उनके ऊपर क्या करता है, डिपेंड रहता है। मान लो अभी सीज़न है बारिश का, तो बारिश आएगी तो जहाँ पे भी आपने यहाँ पे पावर जनरेशन लगा रखे हैं, ठीक है ना, मान लो किसी नदी में लगा रखा है, तो बारिश आती है तो उसका क्या होता है, नदी का फ्लो ज़्यादा होता है। तो जो टर्बाइंस वगैरह वो क्या करते हैं, ज़्यादा मूव करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा जनरेट होती है। और सर्दियों में मान लो बारिश नहीं होती तो वहाँ पे कम जनरेट होती है, क्योंकि जो आपका फ्लो होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, सीजनल वाटर फ्लो पे क्या करता है, डिपेंड करता है। लेकिन इज़ लेस एनवायरमेंटली डैमेजिंग, लेकिन इससे क्या होता है, पर्यावरण को, अपना जो एनवायरनमेंट है उसको कम नुकसान होता है, ठीक है ना, क्योंकि किसी तरह का आपका पॉल्यूशन तो होता नहीं है। नहीं तो अपन क्या करेंगे, फ्यूल या कोयले को यूज़ करके यहाँ पे फैक्ट्री में बिजली को जनरेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट आपका क्या होता है, डैमेज होता है, ठीक है ना। और साथ ही जो हिमालय है, तो हिमालय जैसे आपके यहाँ पे क्या है, टेक्टोनिक रूप से जो यहाँ पे, ठीक है ना, एक्टिव जोन्स है, तो उनमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या हुई, कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स हुए हैं, यानी कि जो विनाशकारी यहाँ पे फेलियर्स हुए हैं उनकी संभावना भी क्या होती, कम होती है यहाँ पे। तो ये बात की गई है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे जो प्रोन होता है उसका मतलब होता है आपका किसी चीज़ से अफेक्टेड होना, लेकिन नेगेटिव सेंस में। पहला तो क्या होता है, अफेक्टेड होना, लेकिन नेगेटिव सेंस में होना। आपका नेगेटिव सेंस में क्या होना, उससे अफेक्टेड होना। या फिर दूसरा क्या होता है, एक खास तरीके से, एक सर्टेन वे से क्या करना, बिहेव करना। तो बिहेव करना कैसे, सर्टेन वे में। तो एक खास तरीके से क्या करना, बिहेव करना, उसके लिए भी आपका प्रॉन आता है। और प्रॉन के साथ में हमेशा आपका प्रेपोजिशन टू लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रॉन टू आपका फिक्स प्रेपोजिशन होता है। अपराइट। अब एंटोनिम देखना है तो पहला अपराइट का मतलब क्या होता है। तो अपराइट का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि सीधा खड़ा होना, या तो एकदम, एक तो इसका मतलब होता है सीधा खड़ा होना। सीधा का मतलब क्या होता है, एक तो वर्टिकल होता है, तो एक मतलब तो वर्टिकल हो गया, और एक हो गया आपका यहाँ पे जो मॉरल और एथिकल आपके एक्सीलेंस होते हैं, उनकी पोजीशन में यहाँ पे ये काम आता है अपराइट। तो जो आपके मॉरल और एथिकल यहाँ पे एक्सीलेंस है, जो आपके यहाँ पे सिद्धांत है मॉरल के, और ठीक है ना, उनके पोजीशन के लिए काम में आता है आपका यहाँ पे अपराइट। तो एक तरह से ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, एक तरह से आपका क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, और ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी ने कि साइंस थी तो रेजिस्टेंस आपने फिजिक्स में ये वर्ड पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस एक तरह से क्या होता है, प्रतिरोध। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी का सामना करना या विरोध करना, या तो किसी का सामना करना, सामना करने का मतलब विथ स्टैंड, ठीक
ठीक है ना, किसी प्रॉब्लम को फेस करना, या फिर कोई ऐसी बात है जो आपको पसंद नहीं, उसका क्या करना, अपोज करना, यानी कि उसको क्या करना, यहाँ पे ना कर देना, अपोज कर देना, उसका विरोध करना, ठीक है ना। तो एक तरह से ये भी क्या है आपका, किसी का सामना करना, ठीक है ना, ये होता है। फिर आगे देखिए कैलाउस। कैलाउस का मतलब क्या होता है, तो कैलाउस का मतलब होता है एक तो किसी का जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कठोर होता है। कठोर का मतलब क्या होता है, जो हर समय क्या करता है वो आपका एक ही तरीके से आपका कठोर स्वभाव वाला रहता है, यानी कि डांटना, करना, गुस्सा करना, इस तरह से होता है। तो एक तरह से आपका क्या होता है, अनफीलिंग। तो जिसके अंदर या तो क्या होता है, अनफीलिंग होती है, या बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, ठीक है ना, जिसको कैलाउस को एक तरह से अपन झगड़ालू भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो क्या करता है आपका, कोई भी बात उसको पसंद नहीं आए तो वो क्या करता है, झगड़ा कर देता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। तो ये नेगेटिव सेंस में है। और रेजिस्टेंस आपका क्या है, एक तरह से पॉजिटिव सेंस में है। तो प्रोन का मतलब क्या होता है, किसी से इफेक्टेड होना नेगेटिव सेंस में, ठीक है ना। तो किसी से नेगेटिव सेंस में इफेक्ट होना है, या किसी सर्टेन वे में बिहेव करना है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो पहले तो सी तो आपका आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कभी भी आपके एंटोनिम नहीं होते हैं। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो लॉजिकली आपके ये दोनों आंसर सही बनेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए होगे आप यहाँ से कि कुछ कुछ क्वेश्चन है जो अपन यहाँ पे बिना पैसेज को रीड किए भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन मूव करते हैं जो अपना यहाँ पे पैराग्राफ है उसकी ओर करते हैं। यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। तो इसका आंसर था आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अब इसको रीड करना शुरू करते हैं और समझते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट रखिएगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपको आगे क्वेश्चन का भी आंसर देना है इसके लिए। तो देखिए, इन सर्टेन ईयर, यानी कि हाल ही के वर्षों में चाइना हैज़ अकाउंटेड फॉर अबाउट हाफ ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता ही होगा, इसलिए बोलता हूँ न्यूज़पेपर रीड करना बहुत ही ज़रूरी है आपका। या फिर जो न्यूज़ वगैरह देखते हो, करंट अफेयर्स देखा करो, आपको यहाँ पे टर्म्स को समझने में पता अच्छा लगेगा। अब रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी होती है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि जो पानी के फ्लो में टरबाइन लगा के आप क्या करते हैं, जो बिजली जनरेट करते हैं, तो वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। यानी कि अपन ने उसको अपन जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि पानी का फ्लो तो आपका चलता रहेगा, तो जब जब चाहिए आपको क्या करते हैं अपन, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह आपका विंड एनर्जी है। तो आपने देखा होगा जो आपके यहाँ पे पवन चक्की लगी होती है, तो आपका वहाँ घूमती है हवा से, तो वहाँ से भी आपका क्या होता है, जो आपका यहाँ पे जो बिजली है वो जनरेट होती है। और साथ ही आपका यहाँ पे जो सोलार एनर्जी जो अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है अपने इंडिया में, प्रमोट किया जा रहा है, और बहुत सारी आपकी स्कीम से चलाई जा रही है इसके लिए, ठीक है ना। तो रीड करना है आपको यहाँ पे उनको स्कीम्स को करंट अफेयर्स में। तो ये सारी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। अब नॉन रिन्यूएबल क्या है, जिसको अपन, जैसे आपका कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो ये ऐसे सोर्सेस है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कि ये आपके एक टाइम के बाद में क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और इनको बनने में आपके लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो इनको अपन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस बोलते हैं। तो उम्मीद है यहाँ से आपका यहाँ पे क्या हो गया है, समझ में आ गया होगा। तो जो चाइना है वो अकाउंटेड फॉर, यानी कि यहाँ पे क्या है, जवाबदेह है, ठीक है ना। किसके लिए है, कि लगभग वो हाफ ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ, यानी कि दुनिया में जितनी भी ग्रोथ हुई है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी में, तो कुल ग्रोथ का 50%, आधा भाग तो किसने किया है, चाइना ने किया है। यानी कि इतना यहाँ पे वो अच्छा काम कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के यहाँ पे एरिया में, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अब अपन यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखें तो चाइना विल रोल आउट मोर विंड एंड सोलार कैपेसिटी ईच ईयर बिटवीन नाउ एंड 2030 देन जर्मनी करंटली हैज़ इन टोटल। तो यहाँ पे अभी आपका यहाँ पे कंपैरिजन किया है कि जो चाइना है अब से लेकर जो आपका 2030 है उनके बीच में हर साल जो जर्मनी की अभी प्रेजेंट में जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा क्या करेगा यहाँ पे आपका विंड और सोलार की जो कैपेसिटी वाले यहाँ पे आपके, ठीक है ना, यहाँ पे है, तो उनको क्या करेगा, यहाँ पे विकसित करेगा, उनको यहाँ पे क्या करेगा, लगाएगा। तो ये बात की गई है। एज रिन्यूएबल्स कंट्रीब्यूट मोर एंड मोर इन टू चाइनाज ग्रिड। अब यहाँ पे बोला है कि जो आपका यहाँ पे रिन्यूएबल्स है वो क्या करता है, चाइना का जो ग्रिड है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि भागीदारी है उसकी। द कंट्री इज सीकिंग वेज टू एंश्योर दैट फ्लक्चुएशन इन विंड एंड सोलर आउटपुट डोंट लीव द ग्रिड इन द लर्च। तो ये अपन ने समझ लिया है कि यहाँ पे क्या करेगा कि जो यहाँ पे जो कंट्री है यानी कि जो चाइना है
वो ये पक्का करेगा, सुनिश्चित करेगा कि ऐसे तरीके खोज रहा है वो, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, तो मैंने आपको क्या बोला था कि मान लो कि अभी बारिश है तो आपका यहाँ पे जो वाटर रिसोर्सेज है उनसे बहुत ज़्यादा अपन क्या कर सकते हैं, एनर्जी यहाँ पे आपकी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मान लो बारिश नहीं हुई तो उसमें कम हो जाएगा। तो बस इन्हीं के वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रास्ते ढूंढ रहा है चाइना, ठीक है ना, कि आपके यहाँ पे विंड और सोलार जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें उतार चढ़ाव के कारण कोई भी ग्रिड को नुकसान नहीं पहुँचे, इसके लिए वो क्या कर रहा है, रास्ते निकाल रहा है। सम ऑफ दैट इंश्योरेंस कम्स फ्रॉम continued growth in fossil fuels, especially coal, which China has in abundance। अब यहाँ पे बोला है कि इसका कुछ हिस्सा है जो आपका यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स है, तो उनमें विशेष रूप से आपका जो कोयला है, कोल है, उनमें लगातार क्या हो रही है, आपकी यहाँ पे वृद्धि हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है। और चाइना में है, बता रहे हैं कि कोयला है जो आपका बहुत ही अधिक मात्रा में, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। अबंडेंस का मतलब होता है जितनी आपको नीड है उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका चाइना में क्या है, कोयला है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर इनमें कमी हो जाएगी, ये जो आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना, तो जैसे कि आपका सोलर और विंड में क्या होगी, वहाँ से कम एनर्जी जनरेट होगी, तो चाइना क्या करेगा, कोयला का काम में लेके यहाँ से आपका क्या कर देगा, यहाँ पे आपका जो एनर्जी है जनरेट कर देगा। तो ये बात आपको यहाँ पे बोली है। उम्मीद है पहला पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब आगे मूव करते हैं, जो सेकंड पैरा है आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, आराम से समझिएगा आप यहाँ पे। आगे देखिए आपका यहाँ पे, तो देखिए चाइनाज pumped storage strategy wouldn't directly equate to a reduction in coal uses। तो यहाँ पे बोला है कि जो चाइना की जो पंप स्टोरेज जो यहाँ पे स्ट्रेटजी है, ठीक है ना, वो सीधे तौर पर कोयले के इस्तेमाल में कमी के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो कोयले का इस्तेमाल तो बहुत क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो पंप स्टोरेज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितना कोयला यूज़ हो रहा है। चाइना हैज़ स्टॉप्ड फाइनेंसिंग कोल प्रोजेक्ट अब्रॉड। तो चाइना है उसने क्या कर दिया, यहाँ पे जो विदेशों में कोयला जो यहाँ पे क्या था, कोयला का जो प्रोजेक्ट वगैरह थे उनको क्या कर दिया, यहाँ पे अब्रॉड कर दिया, यानी कि बंद कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये घोषित कर दिया यहाँ पे कि हम क्या कर देंगे, जो बाहर के प्रोजेक्ट है कोयले के ऊपर हम उनको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। बट एट होम लास्ट ईयर इट अप्रूव्ड द बिल्डिंग ऑफ मोर कोल प्लांट्स देन एवर बिफोर। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि पिछले साल उसने अपने देश में पहले से कहीं ज़्यादा जो कोयले आपके यहाँ पे कोयले की जो बिल्डिंग्स है, यहाँ पे जो प्लांट है, कोल प्लांट है, कोयले से चलने वाली जो आपके यहाँ पे प्लांट है, उनके पिछले साल से पिछले बहुत ज़्यादा उन्होंने को क्या दिया है, यहाँ पे मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। तो एक तरह से बोल रहा है बंद करो, और एक तरीके से खुद नहीं है जो पिछले साल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको क्या कर दिए है, इन प्लांट को, कोल प्लांट को अप्रूव दे दिया है कि करो, काम करो। एंड इट इज़ ऑलरेडी बाय फार द वर्ल्ड बिगेस्ट यूज़र ऑफ कोल। और यह पहले से ही दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा यूज़ करने वाला यूज़र है आपका, ठीक है ना। तो चाइना दुनिया में सबसे बड़ा आपका कोल को यूज़ करने वाला यूज़र है, ए पर्टिकुलरली डर्टी फ्यूल, ठीक है ना। तो जो कि एक बहुत ही क्या है, विशेष रूप से आपका गंदा फ्यूल है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको पहले तो धुआं निकलेगा, एनवायरनमेंट को गंदा करेगा, और साथ में जो डस्ट निकलेगी वो भी क्या करेगी, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए सबसे गंदा फ्यूल है वो कौन सा है आपका, यहाँ पे कोल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पैसेज में अपने को फिलर तो दिया नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं मैम के हिसाब से, तो इसमें कुछ क्वेश्चन अपने को देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। तो फिलर वाला अभी फिलहाल क्वेश्चन नहीं दिया है अपने को, ठीक है ना। तो 5 ही क्वेश्चन दिए थे, उसमें आपके इन्फेंस बेस्ड क्वेश्चन वगैरह वही है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इसको रीड कर देते हैं और छोड़ते आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने को नहीं दिया है यहाँ पे। बट इवन एज चाइनाज डबल डाउन ऑन कोल, it is reducing the dash. China now leads the world in wind, solar and hydroelectric power capacity। अब यहाँ पे बोला लेकिन जो चाइना है उनके द्वारा जो कोयले के उपयोग को दोगुना करने के बावजूद भी कितना कर दिया है, डबल्स डाउन, दोगुना कर दिया, जितना यूज़ करता था उससे डबल कर दिया है, ठीक है ना। अब ये रेड्यूस करेगा कुछ ना कुछ, यहाँ पे अपने को नहीं पता है। तो चाइना नाउ लीड्स द वर्ल्ड इन द विंड। अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि चाइना है जो अभी क्या कर रहा है आपका यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे विंड, सोलार और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी है, उसमें क्या कर रहा है, आपका सबसे आगे है, लीड कर रहा है। यानी कि इनको प्रोड्यूस करने में जो दुनिया में सबसे पहला नंबर आता है वो किसका आता है, चाइना का आता है। ये बात की गई है आपकी यहाँ से। आगे देखिए, फॉर चाइना पम्प्ड स्टोरेज इज द बाइंडिंग हॉर्स टू प्रोवाइड ए फ्लेक्सिबल बैकअप फॉर विंड इन सोलर
इट इज़ चीपर देन द अदर बैटरी ऑप्शंस एंड कैन स्टोर मोर एनर्जी सेंड लू होंगक्वे। अब यहाँ पे बोला है कि जो चाइना के लिए जो पंप स्टोरेज है वो क्या है, वाइंडिंग हॉर्स टू प्रोवाइड ए फ्लेक्सिबल बैकअप। अब देखिए यहाँ पे जो सोलर और विंड स्टोरेज है तो इनको बैकअप के लिए आपका यहाँ पे जो चाहिए तो वह यहाँ पे आपका चाइना का क्या है, जो पंप स्टोरेज बना हुआ है, ठीक है ना। तो मान लो कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि एनर्जी कम ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए विंड और सोलार में, तो उसके लिए आपके यहाँ पे पंप स्टोरेज है जो दे रखा है, जो सबसे आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही बोला है कि यहाँ पे होंगक्वे या वो, ठीक है ना। अब ये कोई ना कोई होंगे चाइना के, आगे देखेंगे अगर दिया हुआ होगा तो इस पर्सन ने क्या बोला है कि इट इज़ चीपर देन द अदर बैटरी ऑप्शन। तो ये जो दूसरे बैटरी ऑप्शन है उससे क्या है, आपका बहुत ज़्यादा चीप है, यानी कि सस्ता पड़ता है। एंड कैन स्टोर मोर एनर्जी, और दूसरे जो आपके यहाँ पे बैटरीज है उनकी जगह और ज़्यादा यहाँ पे क्या करता है, एनर्जी को भी स्टोर करता है और इसमें खर्चा भी कम आता है। कौन, पंप स्टोरेज की बात कर रहा है आपके यहाँ पे। एंड इंडिपेंडेंट एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन फोकस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इन चाइना। तो यहाँ पे क्या बोला है आपका यहाँ पे कि यहाँ पे बोला है जो क्या करता है, आपको एक पंप स्टोरेज के लिए एक सफल विकल्प है जो आपको यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे आपको देता है। जो एनर्जी कंसंट्रेट फोकस है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी चाइना में, तो उसके लिए आपको क्या देता है, इंडिपेंडेंट एनर्जी कंसल्टेंट फोकस के लिए यहाँ पे आपको देता है। तो ये बात की गई है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। आगे रीड करते हैं, आगे के पैरा में क्या दे रखा है। तो यहाँ पे आपका बहुत ही लेंथी है तो आपको इसको आराम से रीड करना है। देखिए एक और फिलर है पर अपने को फिलर नहीं दे रखे हैं, तो नॉर्मली आपके 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, पर यहाँ पे अपने को 5 दिए, तो जो दिए हैं उन्हीं पे अपन फोकस करेंगे। पम्प्ड स्टोरेज हैज़ आल्सो बीन क्रिटिकल इन मेकिंग द बिजनेस केस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन चाइना। यहाँ पे बोला है आपका जो मिसिस लियू ने कहा है, तो मिस लियू ने यहाँ पे क्या कहा है कि जो चाइना में यहाँ पे आपके रिन्यूएबल एनर्जी है तो उनके लिए जो यहाँ पे जो बिज़नेस केस है, ठीक है ना, तो बिज़नेस के मामले हैं वो बनाने में पंप स्टोरेज है जो बहुत ही क्या है आपका महत्वपूर्ण है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई भी बिज़नेस चलाना है उसके लिए पंप स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि द नेशनल ग्रिड इज़ नॉट प्रिपेयर टू, ठीक है ना, डैश, क्योंकि जो आपका नेशनल ग्रिड है वो नहीं बना है, तैयार नहीं है, किसके लिए नहीं है, डैश 100% ऑफ द विंड एंड सोलर एनर्जी इन द पाइपलाइन, क्योंकि यहाँ पे 100% आपका जो उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है, किसको, यहाँ पे जो सोलार एनर्जी और जो आपका विंड एनर्जी है उसको 100% यूज़ करने के लिए तैयार नहीं है। कौन, आपका ग्रिड की बात की जा रही है, ठीक है। आगे बोला है सम ऑफ इट विल हैव टू बी स्टोर्ड इफ़ इट इजंट टू बी वेस्टेड, शी सेड। अब उन्होंने बोला है यहाँ पे कि अगर इसे बर्बाद नहीं होना है तो इसमें से कुछ को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एनर्जी को बर्बाद नहीं करनी, इसलिए अपन क्या करते हैं, कुछ को इसमें से स्टोर कर देते हैं, पंप स्टोरेज में यहाँ पे बोला है। आगे बोला है कोल इन चाइना इजंट गोइंग एनीवेयर एनी टाइम सून। तो आपने यहाँ पे बोला है सेड कोजिमो राइस। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एनालिस्ट है एट द रिसर्च फर्म ट्रिवियम चाइना। तो देखिए एक आपका रिसर्च फर्म है ट्रिवियम चाइना, तो उनके यहाँ पे जो एनालिस्ट है या शोधकर्ता है, जो विशेषक है कोसिमो रिस ने, उन्होंने क्या कहा है कि चाइना में जो कोयला है आने वाले भविष्य में कहीं नहीं जाने वाला। इसका मतलब है कि चाइना में है जो आपका भंडार है किसका, कोयल का, ठीक है ना, वो आपका बहुत टाइम तक रहेगा, इतना ज़्यादा चाइना में क्या है आपका कोयला है, ठीक है ना। बट ओवर द कमिंग डिकेड्स इट विल ग्रेजुअली बिकम ए फ्लेक्सिबल पावर सोर्सेस एंड ए लेसर एंड वन कंपेयर टू पम्प्ड हाइड्रो। अब यहाँ पे बोला लेकिन आने वाले जो आपके डिकेड्स है यानी कि 10 सालों में ये धीरे धीरे एक यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्लेक्सिबल पावर सोर्सेस बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब है जब अपने को चाहिए होगा यूज़ करेंगे, जब नहीं चाहिए होगा नहीं यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से अपने हिसाब से क्या करेंगे, उसको चेंज करते रहेंगे। और जो यहाँ पे पंप हाइड्रो है उसकी जो कंपेयर किया जाए तो क्या है, कम इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा, आपका पंप हाइड्रो हो जाएगा, और ये आपका कम इम्पोर्टेंट हो जाएगा जो क्या है आपका यहाँ पे जो अपन यूज़ करते हैं कोयले वगैरह को। तो ये बात की गई है आपकी। आगे रीड करते हैं इनको। तो देखिए आगे क्या बोला है आपका यहाँ पे, जो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर डाटा शोज अनदर काइंड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी बिकमिंग प्रिविलेंट। तो यहाँ पे जो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर डेटा है उससे पता चलता है कि एक और तरह की यहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है वो क्या हो रही है यहाँ पे आपकी
प्रचलन में आ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रही है, पर्टिकुलरली इन माउंटेन्स प्लेस लाइक नेपाल। खास करके कौन सी जगहों में, जो आपके जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे कौन सा है, नेपाल है, उनमें आपका जो आ रहा है, कौन सा आ रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी आपकी आ रही है यहाँ पे। सो कॉल्ड रन ऑफ रिवर फैसिलिटीज़ आर लोकेटेड। अब यहाँ पे बोला खास तौर पर नेपाल जैसे पहाड़ी इलाकों में, अब जहाँ पे क्या है, रन ऑफ रिवर सुविधा है, यानी कि वहाँ पे क्या चलती रहती है, नदियाँ चलती रहती है, तो वो सुविधाएं है एज द नेम सजेस्ट ऑन रिवर्स बट डोंट क्रिएट जॉइंट रिजर्वर्स बिहाइंड देम। अब आपको यहाँ पे बोला है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नदियों पर स्थित। तो रन ऑफ रिवर का मतलब क्या होता है कि जो चलती हुई नदियाँ हैं उनके ऊपर स्थित करते हैं, बनाते हैं, वो होते हैं आपके क्या होते हैं, हाइड्रो टेक्नोलॉजी होते हैं। अब आपको बोला है, लेकिन अब ये चल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको उनके पीछे इतने बड़े यहाँ पे क्या नहीं है, रिजर्वर नहीं है, इतने बड़े बड़े आपके यहाँ पे क्या नहीं है, स्टोरेज नहीं है, जो आपके जलाशय है यहाँ पे, जहाँ पे जल आपका इकट्ठा हो रखा होता है, इतने बड़े बड़े नहीं है, ठीक है ना। विदाउट अ रिजर्वर, अब बिना आपके जो रिजर्वर के यहाँ पे पावर जनरेशन इज डिपेंडेंट ऑन सीजनल वाटर फ्लोज बट इट लेस एनवायरमेंटली डैमेजिंग एंड लेस प्रोन टू कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स इन टेक्निकली एक्टिव जोन्स लाइक द हिमालयाज। अब यहाँ पे बोला है, लेकिन अब जैसे मैंने आपको इस सेंटेंस में समझा दिया था मैंने कि जो सीजनल आपका डिपेंडेंट होता है, वाटर फ्लोज कैसे होता है, क्या होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। तो जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे प्रोड्यूस करने की है, वो क्या होती है आपकी सीजनल, जो आपके यहाँ पे फ्लोज होते हैं, वाटर फ्लोज होते हैं, जो सीजनल नदियाँ पानी के जो सोर्सेस होते हैं, ठीक है ना, फ्लोज उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यह आपका एनवायरनमेंट के लिए क्या है, कम नुकसानदेह है, यानी कि डैमेज कम करता है आपको यहाँ पे, कोयले के जितना कोयला करता है उससे तो कम करता है, तो यानी कि अच्छा है, एंड लेस प्रोन टू कैटास्ट्रोफिक फेलियर इन टेक्निकली। और आगे क्या बोला है कि जो हिमालय जैसे आपके टेक्टोनिक रूप से जो एक्टिव क्षेत्र है, एरिया है, उनमें विनाशकारी विफलता होती है आपके यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्या होती है, आपके हादसे वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा आपका विनाश होता है, कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स होते हैं, तो उनके रूप में यहाँ पे एक्टिवली क्या किया जाता है, आपका यहाँ पे जो फेलियर्स होते हैं उनकी संभावनाएं क्या होती, कम होती है, ये बात की गई है आपके यहाँ पे। हंड्रेड्स ऑफ रन ऑफ रिवर फैसिलिटीज़ हैव बीन बिल्ट और आर इन द पाइपलाइन अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू दे टेंड टू प्रोड्यूस स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ पावर। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या बोला है, आगे बोला है कि दुनिया भर में जो आपके सैकड़ों रन ऑफ रिवर सुविधाएं हैं, ठीक है ना, या पाइपलाइन में है, ठीक है ना, दोनों सोर्सेस बता रखे आपको, ठीक है, लेकिन हालांकि वे कम मात्रा में बिजली का उत्पन्न करती है, ठीक है ना, लेकिन कम मात्रा में करती तो है, लेकिन अपना यहाँ पे क्या रहता है, जो आपका यहाँ पे एनवायरनमेंट है वो तो अच्छा रहता है। आगे क्या बोला है, एनवायरमेंटल disruption isn't the only reason conventional dreams are becoming less prevalent। अब यहाँ पे बोला है जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना ही एकमात्र कारण नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो डैम्स है आपके कन्वेंशनल डैम्स, यानी कि जो पुराने पारंपरिक बहुत ही पुराने समय से अपने जो डैम्स है वो क्या हो रहे हैं, कम प्रचलित हो रहे, बांध, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये बोला है कि सिर्फ ये पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने एकमात्र कारण नहीं है, इसके कारण क्या हो रहे, जो अपने पुराने समय से जो डैम है आपके बांध बनाना है वो क्या हो गया, कम प्रचलित हो गया है, तो अब यहाँ पे बांध नहीं बनाए जाते इतने ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसके लिए ये आपका क्या आ गया, प्रचलन में कम आ गया है। दे आर ऑल्सो बेटर एट सेविंग वाटर बिकॉज देयर रिजर्वेयर्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन। अब यहाँ पे बोला है कि अब ये जो आपके यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो आपके रिजर्वेयर है ये क्या करते हैं, ये पानी बचाने में भी ख़राब है। क्यों, क्योंकि अब इनके जो रिजर्वर है उनका जो सरफेस एरिया यानी कि बड़े बड़े फैले होते हैं, तो जितनी ज़्यादा सरफेस होती है, ये आपका नॉर्मली फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, तो जितना ज़्यादा आपका सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा आपका इवेपोरेशन होता है, यानी कि पानी आपका क्या करेगा, यहाँ पे भाप बन के इतना जल्दी आपका क्या होगा, यहाँ पे पानी भाप में बदल जाएगा, तो यहाँ से पानी का क्या होता है, आपका नुकसान होता है, वेस्टेज होता है, तो सरफेस बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे इसके लिए। एंड वैन इंस्टॉल्ड ऑन रिवर्स डेट क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, और साथ ही क्या बोला है, और जब उन्हें यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करने वाली नदियों पर स्थापित किया जाता है, उनको यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, दे कैन ऑफन लीड टू वाटर डिस्ट्रप्ट्स। तो वे क्या करते हैं, अक्सर यहाँ पे आपके क्या बनते हैं, वाटर डिस्प्यूट यानी कि जल विवाद का कारण बन जाते हैं।
तो सारे देश क्या करते हैं, बताते हैं कि ये हमारा पानी है, हमारा पानी है, इस तरह से क्या करते हैं, डिस्प्यूट होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जैसा आपने सुना भी होगा। तो अपने इंडिया में तो स्टेट में भी है जो यहाँ पे झगड़े चलते हैं पानी और नदियों को लेके, और साथ में अपने यहाँ पे चाइना बांग्लादेश में अपन बहुत सारे क्या करते हैं, रिवर्स को शेयर करते हैं यहाँ पे, तो आपको पता ही होगा यहाँ पे। मैनी रिवर सिंपली हैव टू मैनी डैम्स ऑलरेडी, और बहुत सारी नदियों पे आपके पहले से बहुत सारे आपके यहाँ पे बांध बने हुए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिजर्वेयर्स कैन आल्सो रिलीज कंसिडरेबल मीथेन। अब बोला है कि जो आपके यहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिजर्वेयर है वो काफ़ी मात्रा में क्या करता है, आपकी जो मीथेन गैस होती है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे रिड्यूस करते हैं, उसको रिलीज़ करते हैं। ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। अब मीथेन क्या होती है, एक आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता ही होगा कितना भयंकर है। तो ये ग्रीन हाउस गैस आपकी मीथेन है फॉर माइक्रोब्स दैट थ्राइव इन दीज एनवायरमेंट्स एंड एज वेजिटेशन डिकम्पोजेज इन फ्लोडेड एरियाज। अब आपको क्या बोला है, जो इन एनवायरनमेंट में जो यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले जो यहाँ पे माइक्रोब्स है, जो छोटे छोटे आपके सूक्ष्म जीव है, और बाढ़ वाले क्षेत्रों में जो यहाँ पे क्या होती है, आपकी जो वेजिटेशंस होती है, जो वनस्पतियाँ होती है, उनके सड़ने से उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो जो इनके अंदर आपके छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, और जो जहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है तो वहाँ पे जो आपके क्या होते हैं, जो आपके ऐसे प्लांट उगते हैं, ठीक है ना, काई वगैरह बोल सकते हैं, या छोटे छोटे हरे हरे प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको प्रोड्यूस करते हैं, किसको, मीथेन को। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ब्राइडेट डिमेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे एन इकोलॉजिस्ट विद द यूएस जियोलॉजिस्ट सर्वे। तो जो यहाँ पे आपके एक यूएस जियोलॉजी सर्वे के यहाँ पे इकोलॉजिस्ट है आपका, ठीक है ना, कौन है, डॉक्टर ब्रिजेट डिमर। अब उनके अनुसार क्या बोला है कि रिजर्वर कुड बी द सोर्स ऑफ 3 to 7% ऑफ द मीथेन एमिशन कॉज्ड बाय द ह्यूमंस। तो यहाँ पे बोला है जो ये आपके जो रिजर्वर है, वो जो हम ह्यूमन जितना भी आपका मीथेन जो यहाँ पे रिलीज़ करते हैं, तो उसका 3 से 7% है जो ये सोर्सेस है, कौन है, आपका वाटर रिजर्वेयर है। ये बात उन्होंने बोली है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था आपका यहाँ पे जो अपना पैरा था, तो पैरा अपन ने रीड कर दिया है। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपके क्वेश्चन क्या है और इनको देखते हैं। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, तो वो है इनमें से कौन सा ट्रू है, तो ये अपन देखते हैं और रीड करते हैं यहाँ पे क्या है। China's continued reliance on coal as a power source is not likely to be significantly affected by implementation of pumped storage technology। यहाँ पे बोला है कि जो ऊर्जा स्रोत के रूप में, ठीक है ना, कोयले पर जो चीन क्या है, लगातार डिपेंडेंट है, पर पंप सोर्सेस है वो क्या है, यहाँ पे उनके कार्य में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की संभावना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, आपके क्या होते रहते हैं, फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। तो मान लीजिए अगर फ्लक्चुएशन हुआ तो यहाँ पे जो आपकी विंड और सोलार एनर्जी है वो तो काम आएगी नहीं इतनी ज़्यादा। तो इसके लिए अपन फिर चाइना क्या यूज़ करेगा, यहाँ पे चाइना करेगा लगातार कोल के ऊपर क्या रहेगा, आपका डिपेंड रहेगा। तो आपको यही बात बोली है कि यहाँ पे जो आपके पंप सोर्सेस है, पावर सोर्सेस है यहाँ पे, ठीक है ना, पंप स्टोरेज है टेक्नोलॉजी, ये क्या होगी, इतनी ज़्यादा आपकी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड नहीं है, ये बात बोली है। क्योंकि आपके जो सीजनल आपका क्लाइमेट है उसमें आपने पढ़ा ही होगा। तो मैंने आपको बताया था सीजनल क्लाइमेट में आपकी विंड और सोलर एनर्जी क्या हो जाती, कम रेट प्रोड्यूस होती, फ्लक्चुएशन होता है उसमें। तो एकदम सही बात है यहाँ पे ए में। आगे देखिए सेकंड देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए रन ऑफ रिवर फैसिलिटी जनरेट पावर बाय यूटिलाइजिंग द नेचुरल फ्लोज ऑफ रिवर्स। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको कि जो आपके रन ऑफ रिवर है, अपन ने पढ़ा था, ये फैसिलिटी ये पावर को जनरेट करती है, कैसे करती है, यूटिलाइजिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स। जो नदी का आपका बहाव होता है, नेचुरल फ्लो, यानी कि जो नदियाँ चलती रहती है तो उनके जो फ्लो से आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आपकी जनरेट होती है पावर। तो एकदम सही बात है। एंड डू नॉट रिक्वायर द क्रिएशन ऑफ लार्ज रिजर्वर, और इनके लिए अपने को बड़े बड़े यहाँ पे बांध बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। अनलाइक ट्रेडिशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, यानी कि जो पीछे अपने जो पुराने समय के जो आपके ट्रेडिशनल पुराने तरीके से अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाते आ रहे हैं, ठीक है ना, उस तरह का कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे पानी के फ्लो से अपन क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ये पढ़ा था अपन ने यहाँ पे। तो एकदम सही बात है, यहाँ पे रन ऑफ रिवर अपन ने पढ़ा था, एकदम सही है आपका यहाँ पे। आगे देखते हैं सी वाला क्या बोला है, अदर देन डिफॉरेस्टेशन देयर आर अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ कन्वेंशनल डैम्स। अब यहाँ पे बोला है कि जो आपका डिफॉरेस्टेशन है, यानी कि जंगलों की कटाई के अलावा यहाँ पे जो आपके ये
कन्वेंशनल डैम्स है, परंपराओं से जो बांध है, इनकी लोकप्रियता में क्या हो रही, कमी हो रही है, ठीक है ना। तो उसके जिम्मेदार, अब देखिए कहीं अपन ने पूरे पैसेज में कहीं डिफॉरेस्टेशन पढ़ा है, तो जब अपन ने पढ़ा ही नहीं है तो कैसे इसके बारे में अपन सही या गलत कह सकते हैं, अपने को पता ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोला था आपको ध्यान से रीड करना है इसको और समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें आपको बोला कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं, इनको रीड करते हैं और समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इनको। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट रिजर्वर कैन बी ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन कॉज्ड बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे बोला है कि आमतौर पर जो यहाँ पे जो रिजर्वर है उनसे जो मेथेन एमिशन है वो क्या हो रहा है आपका, उसका मेथेन एमिशन का सिग्निफिकेंट सोर्स है, यानी कि वहाँ से आपका क्या हो रहा है, लगातार मेथेन आपका एमिशन हो रहा है। ये तो अपन ने पढ़ा था। अब ये जितना हो रहा है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिसको क्या करता है यहाँ पे हम, जो मानव जनित यानी कि इंसानों के द्वारा एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या करता है, रोल प्ले करता है। तो ये पढ़ा था अपन ने, मेथेन एमिशन करता है। तो जितना भी मेथेन एमिशन है 3 to 7% करता है, ये बात अपन ने पढ़ी थी। तो जब ये बात पढ़ी थी तो एकदम सही बात है, तो ये क्या होगा, सही होगा आपका सेंटेंस। पर अपने को तो फॉल्स ढूंढना है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। द एबिलिटी ऑफ रिजर्वर टू सेव वाटर इज लिमिटेड। अब यहाँ पे बोला है कि जो एबिलिटी है रिजर्वर की वाटर की वो क्या है, लिमिटेड है। अब रिजर्वर का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, जो डैम्स वगैरह है पानी को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, रिजर्वर बोलते हैं। तो उनकी कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो देखिए यहाँ पे अपन ने डैम के बारे में पढ़ा था कि इनकी कैपेसिटी है। अपन ने ये भी पढ़ा था कि ये क्या है, अब प्रचलन में कम आ रहे हैं, अब ज़्यादा डैम नहीं बन रहे नदियों के ऊपर वगैरह, ये सारा पढ़ा था, ठीक है ना। तो उनके बारे में यहाँ पे बोला था, ठीक है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे बोला था कि इनकी जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो क्या है, लिमिटेड है। यानी कि एक समय के बाद में आप क्या कर सकते हो, पानी को उसमें स्टोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने नॉर्मली देखा होगा जब ज़्यादा बारिश होती है तो क्या करते हैं, वो डैम के गेट खोल दिए जाते हैं, क्योंकि उसकी लिमिट क्या हो गई, पूरी हो गई है। अगर ज़्यादा लिमिट करेंगे तो बांध आपका टूट जाएगा। तो यही बात बोली गई है अपने को यहाँ पे। तो ये क्या होगा, एकदम सही होगा आपका। आगे, ऑल्दो इट हैज़ सीज्ड फंडिंग कोल प्रोजेक्ट अब्रॉड। तो चाइना ने क्या किया, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे कोल से जो प्रोजेक्ट थे उनकी फंडिंग को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। ये बात तो सही है। रिसेंटली चाइना अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर कोल प्लांट्स देन एवर बिफोर। तो अभी हाल ही में चाइना ने जो उसके इतिहास में जितने कोल प्रोजेक्ट को यहाँ पे अप्रूव नहीं किया था, जितना अभी फ़िलहाल कर दिया है। तो देखिए अपन यहाँ पे रिसेंटली का मतलब होता हाल ही। तो अपन ने हाल ही में पढ़ा था या लास्ट ईयर पढ़ा था, हाल ही का मतलब तो है अभी प्रेजेंट में, पर अपन ने तो क्या पढ़ा था, लास्ट ईयर में पढ़ा था कि लास्ट ईयर है जो चाइना ने क्या किया है यहाँ पे आपका, जितने कभी उसने अप्रूव नहीं किए थे इतने ज़्यादा अप्रूव कर दिए हैं। तो इस रिसेंटली के हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो आपको रॉन्ग फाइंड करना था, तो क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है जो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान देना है, यहाँ पे ये बात आपको समझनी होगी। मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था कैन बी समझाऊंगा। कैन बी का मतलब होता है, ठीक है ना, अज्यूम, कैन वी मेक। तो यहाँ पे आपको बोला अजम्पशन, यानी कि अपने हिसाब से। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आता है वो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है आपका, यानी कि आपको थीम को पहचानना है, टोन को पहचानना है, किसके बारे में कैसा बात की गई है, नेगेटिव पॉजिटिव सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे समझते हैं अपन कौन से है जो अपन यहाँ से बातें समझ सकते हैं, इस पैसेज में रीड किए तो इसमें से कौन से समझ सकते हैं। तो देखिए, चाइना हैज़ बीन इन्वेस्टिंग हैविली इन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी सच एज विंड, सोलर एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। तो ये तो अपन पूरे लेसन में यही, पूरे इस पैसेज में यही पढ़ते आ रहे हैं। और अपन ये भी पढ़ा था कि इन एनर्जी में जो प्रोड्यूस करता है चाइना 50% करता है जितना पूरी दुनिया में होता है, और इसमें चाइना नंबर 1 पे आता है, किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में। तो अब नंबर 1 पे आ रहा है, पूरी दुनिया का 50% अकेला प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली है कि वो क्या करेगा, इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा करेगा इसमें। तो ये आपका एकदम से इन्फ्लुएंस हो रहा है अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। कोल इज ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू एयर पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो कोयला है वो आपका एक सिग्निफिकेंट, यानी कि जो लगातार जो आपका पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है, उसमें आपका लगातार है जो कंट्रीब्यूटर है, कौन है, कोल है। तो देखिए अपन एक लाइन पढ़ी थी अपन ने, कोल इज़
ए बैड फ्यूल। ये पढ़ा था अपन ने, ऐसा कुछ पढ़ा था कि कोल है जो आपका सबसे क्या है यहाँ पे, सबसे ख़राब फ्यूल है। तो ख़राब फ्यूल क्यों है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह होता है। तो ये भी बात आपकी यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि मेंशन क्या है। अगर वो लाइन नहीं होती तो ये आपका क्या होता, गलत होता, लेकिन वो मेंशन क्या है, इसके लिए ये लाइन क्या होगी आपकी, सही होगी। आगे, पम्प्ड हाइड्रो विल बिकम ए मोर इनकॉन्स्पिशियस पावर सोर्स देन कोल इन द कमिंग डिकेड्स। तो यहाँ पे देखिए आने वाले जो डिकेड्स में है, जो पंप हाइड्रो है कोयले की तुलना में क्या होगा, अधिक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकॉन्स्पिशियस, अप्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत बन जाएगा। तो देखिए ऐसा अपन ने कहीं यहाँ पे नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। इस तरह की अपन ने कहीं बात नहीं पढ़ी थी कि आपका जो पंप हाइड्रो है वो कोयले से क्या होगा, ज़्यादा आपका एफिशिएंट हो जाएगा। इस तरह से अपन ने यहाँ पे बात नहीं की थी, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से इनकॉन्स्पिशियस यानी कि अप्रत्यक्ष तो इस तरह से अपन ने बात नहीं की थी, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, अपन ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इन्फर नहीं कर सकते अपन यहाँ पे कौन ज़्यादा कौन कम है, ठीक है ना, इसके हिसाब से। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ए और बी अपन इन्फर कर सकते हैं। तो ए और बी कहाँ है आपका, डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का पैसेज, उम्मीद आपको समझ में आया होगा और साथ ही यहाँ पे आपने आज के सेशन में बहुत कुछ समझा होगा। तो इसी तरह के आपके बड़े बड़े पैसेज आएंगे जो आपके यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा आपका मेंस में, तो बस उसी के लिए आपको तैयार रहना है और इसके लिए आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। साथ ही वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और जो हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है उसको आप अभी जाके ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप जाके सर्च करोगे कांस्टेंट लर्निंग 99, तो आपको मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर दीजिए, ताकि PDF से जो सेशन की और जो आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ताकि आपके आने वाली क्लासेस मिस नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।